हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो ये डिस्कशन है यानी कि यूपीएससी प्रीलिम्स एमसीक्यूज पार्ट 5 आपके सामने है। ऑलरेडी पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 अपलोडेड है। प्लीज़ उन क्वेश्चंस को जाके अटैम्प्ट ज़रूर कीजिएगा और जो आपके टोटल मार्क्स बनते हैं कमेंट सेक्शन में उस मार्क्स को ज़रूर लिखिए ताकि आपको पता चले आपकी जो प्रेपरेशन है वो कितने लेवल पे है। ओके, तो आइए आज का ये सेशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी और ये रिपोर्ट जो है ये पब्लिश किसके द्वारा की जाती है? स्टेटमेंट फर्स्ट है वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब, स्टेटमेंट सेकेंड वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट, स्टेटमेंट थर्ड ऑक्सफॉर्म इंटरनेशनल, स्टेटमेंट फोर्थ जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यानी कि वर्ल्ड इन इक्वालिटी लैब के द्वारा वर्ल्ड इन इक्वालिटी रिपोर्ट 2022 को पब्लिश किया जाता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखें कि सही आंसर क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये ऑलरेडी मैंने ये टॉपिक जो है वो करवा रखा था। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नहीं है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे जो बात की जा रही है आपके सामने दो स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, उन स्टेटमेंट में से आपको सही स्टेटमेंट जो है वो बताना है, यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट में लिखा गया है इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो हैं ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज हैं और ये लोकेटेड रहते हैं 10 किलोमीटर ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड में बोल रखा है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो है ये नोटिफाई किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आती है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट आपके सामने हैं। इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन 2 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 नॉट 2। तो इसका सही आंसर है बोथ 1 एंड 2। ठीक है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। क्लियर? तो ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ्रिजाइल रहते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स जो है यानी कि 2 कमेटीज़ जो है वेस्टर्न घाट्स के लिए वो उनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी। ठीक है, वो 2 कमेटीज़ के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है और साथ ही साथ एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है वेस्टर्न घाट्स को लेके। ठीक है, तो ये जो एरिया रहता है काफ़ी ज़्यादा फ्रिजाइल होता है, काफ़ी ज़्यादा वीक होता है और ये 10 किलोमीटर विद इन दी लोकेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज जो हैं ये नोटिफाई किए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आती है। ठीक है, तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या है आप लोगों की सही है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट में बता रखा है, यानी कि आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है सबसे पहले। ओके, तो पहली स्टेटमेंट में जो बता रखा है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट में ये बता रखा है कि नेशनल पॉलिसी जो है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को लेके ये बेस्ड है आर्टिकल 47। ठीक है, आर्टिकल 47 कहाँ पे लोकेटेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है, तो बताइएगा। ओके, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 47 इसके बारे में बात करता है। तो ऑप्शन जो है वो आपके सामने है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन 2 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 एंड नेदर 2। ठीक है, नॉट 2। तो सही ऑप्शन क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, यानी कि बोथ 1 एंड 2। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि जो शाहरुख खान के जो बेटे पकड़े गए थे, ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ में आ गया था। तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत, और साथ ही साथ नेशनल पॉलिसी जो लाई गई थी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, ये बेस है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो उस पर बेस्ड है ये। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज जो है, ठीक है, पहले तो हम फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। तो 12 to 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स देखने को मिलते हैं पार्ट 3 में। 36 से लेके आर्टिकल 51 तक तो ये बात करता है डीपीएसपी की, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि जो स्टेट्स की क्या क्या ड्यूटी है उसके साथ साथ उसी में आपको आर्टिकल 47 देखने को मिलता है जो बात करता है
ठीक है, कि कैसे कंट्रोल करके चलना है चीज़ों के, जैसे ड्रग्स वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 47 आप लोगों को याद रखना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बता रखा है कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम की। सेकंड स्टेटमेंट में ये बोल रखा है कि यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो है मैकेनिज्म है और ये रिव्यू किया जाता है ह्यूमन राइट रिकॉर्ड में। ठीक है, तो जितनी भी यूनाइटेड नेशन मेंबर बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनके द्वारा एवरी 4 ईयर्स में इसको रिव्यू किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, सेकेंड ओनली, ऑप्शन सी बोथ एंड 1 एंड 2, ऑप्शन डी नेदर 1 नॉट 2। तो सही स्टेटमेंट क्या है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर है बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। यानी कि ह्यूमन राइट काउंसिल जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है यूनाइटेड नेशन सिस्टम की, और एवरी 4 ईयर्स में ये रिव्यू करते हैं चीज़ों को, यूनिवर्सल पीरियोडिक जो रिव्यू रहता है मैकेनिज्म, ठीक है, ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स को लेके। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी है, अभी मैंने ये डिस्कस किया है। ठीक है, वेस्टर्न घाट से रिलेटेड, तो इससे रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इसको जाके ज़रूर देखिएगा। ओके, तो यहाँ पे जो 3 स्टेटमेंट दे रखी है आपको सही बतानी है। फर्स्ट में बता रखा है, ये स्टेटमेंट क्या है कि इनमें से जो कमेटीज़ है जो सेटअप की गई थी इकोलॉजिकल सेंसिटिव जो जोन है स्पेशली वेस्टर्न घाट्स के, उसकी स्टडी के रिगार्डिंग, तो कौन कौन सी कमेटी जो इससे रिलेटेड सेटअप की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? तो पहली कस्तूरी रंगन कमेटी, सेकंड बता रखा है गडगिल कमेटी, थर्ड है TSR सुब्रमण्यम कमेटी। तीनों कमेटीज़ में से कौन सी कमेटी इससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 ओनली, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 ओनली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, यानी कि कस्तूरी रंगन कमेटी और गडगिल कमेटी। कस्तूरी रंगन कमेटी एंड गडगिल कमेटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न घाट्स को लेके। तो गडगिल कमेटी जो है ये सबसे पहले आई थी। तो गडगिल कमेटी के द्वारा बोला गया था कि जितना भी वेस्टर्न घाट वाला एरिया है ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल एरिया है। ठीक है, और साथ ही साथ कस्तूरी रंगन कमेटी के द्वारा बोला गया कि 37% जो एरिया है वेस्टर्न घाट्स का वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में रखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इन कमेटीज़ के द्वारा बोला गया। तो 2 कमेटीज़ है, आप लोगों को याद रखनी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है कि पैनेक्स 21 एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी। ठीक है, फॉर द मेंबर नेशन, यानी कि किन मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा, किन ग्रुप के द्वारा ये एक्सरसाइज जो है ये हेल्ड करवाएगी। तो ऑप्शन फर्स्ट है बिम्स्टिक, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, जिसको हम बिम्स्टिक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि आसियान। ऑप्शन सी है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, यानी कि सार्क। ऑप्शन डी है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि बिम्स्टिक के द्वारा ये एक्सरसाइज जो है ये हेल्ड करवाई गई। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, इनमें से सही कौन सी है ये आप लोगों को बतानी है। पहली स्टेटमेंट में बता रखा है कि मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन्स जो है ये डेवलप होते हैं उस रीजन में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला रीजन है। ठीक है, स्टेटमेंट सेकंड जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है ये यूज़ करती है टर्म एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कवर करने के लिए वेदर सिस्टम को। ठीक है, ताकि विंड्स जो एक्सीड की जाएगी गेल फोर्स से। ठीक है, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन सेकंड 2 ओनली, ऑप्शन सी बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन डी 1 एंड नेदर 1 नॉट 2। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर है नेदर 1 नॉट 2। ये नेदर 1 नॉट 2 क्यों? क्योंकि मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन नहीं यहाँ पे यूज़ किया जाता, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर में जो है जो साइक्लोन्स आते हैं वो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, ना कि मिडल लैटिट्यूड साइक्लोन। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो टर्म यूज़ की गई है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन यूज़ की गई है, ना कि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, रिवोल्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो रिवोल्ट जो हुआ था 1857 का, फेलियर्स के क्या कारण रहे थे ये आप लोगों को बताना है। तो आप लोगों ने जज करना है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है,
तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपके सामने है कि जो लार्ज प्रिंसली स्टेट्स थी उनके द्वारा ज्वाइन नहीं किया गया था रेबेलियन को। स्टेटमेंट सेकंड है जो लीडर्स थे उनको कुड नॉट ऑफर इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है, उनको लीडरशिप जो थी इफेक्टिव नहीं ऑफर की गई थी मूवमेंट के लिए, ठीक है। स्टेटमेंट थर्ड जो है रिच जो मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे, ज़मींदार थे बंगाल के, उनके द्वारा हेल्प की गई थी ब्रिटिशर्स की सप्रेस करने के लिए रिवोल्ट को। तो तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दे रखी है, कौन सी सही है कौन सी सही नहीं है ये बताना आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, नॉट द आउटकम, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द आउटकम ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है द रिवोल्ट मार्क द एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल इन इंडिया। ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल्स का जो ऑफिस था रिप्लेस किया गया था वॉइसराय से। ऑप्शन सी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है उसको अबॉलिश किया गया। ऑप्शन डी है रेशियो जो थी इंडियन सोल्जर की वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी ब्रिटिश ऑफिसर्स में इंक्रीज हुई, ठीक है। तो कौन सी सही है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि रिवोल्ट जो है ये आउटकम नहीं रहा था इसका, ठीक है। तो बाकी जो थे स्टेटमेंट ये आउटकम रहा था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10th। स्टेटमेंट्स आपके सामने दे रखी हैं, ठीक है। तो तीन स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। तो पहली स्टेटमेंट जो है ये आप लोगों को दे रखी है, इसमें बता रखा है कि इनके द्वारा फाउंड किया गया पर्टिकुलर गुरुजी का नाम, ठीक है। गुरुजी का नाम बताना है, किन गुरुजी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है कि इनके द्वारा फाउंड किया गया टाउन चक नानकी पंजाब में, और इनके द्वारा वेनेट्रेट किया गया प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि सृष्टि दी चादर, ओके, इनको बोला जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि इनको एग्जीक्यूट किया गया दिल्ली में अंडर द ऑर्डर ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब। तो ये कौन गुरु थे, ठीक है, जिनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। ऑप्शन ए है गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन बी गुरु नानक देव, ऑप्शन सी गुरु गोबिंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु रामदास। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि गुरु तेग बहादुर जी के बारे में बात हो रही है। इनके द्वारा चक नानकी जो टाउन है वो फाउंड किया गया, वो साथ ही साथ इनको सृष्टि दी चादर बोला गया, और मुगल एम्परर के ऑर्डर पे इनको एग्जीक्यूट किया गया दिल्ली में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये थे 10 के 10 क्वेश्चंस। आई होप आपने सही तरीके से इसको अटेम्प्ट किया होगा, और अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं इसकी PDF के लिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।